नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे भादरा क्षेत्र में राजनीति विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से होली की रामरमी नेताओं द्वारा एक सनातन धर्म की एक परंपरा के अनुसार उसका निर्वाह करते हुए की जाती है, दोस्तों उसमें एक राजनीतिक मैसेज संदेश भी इन नेताओं का छुपा हुआ होता है। उसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध की अपडेट पर भी दोस्तों हम बात करेंगे। भादरा आसपास की खबरें भी बताएंगे। आज होली का त्यौहार है, 17 मार्च है और लगभग हम आपको बताएं तो आज मंडियों में भाव दोस्तों नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे। आज मौसम का मिजाज आपको बताएंगे और समीक्षा पर ही हम फोकस रखेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों आज शुरुआत करते हैं। भारत में 2539 केस आए हैं कोरोना के। दोस्तों, ये बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, 60 लोगों की मौतें हुई है क्योंकि यूरोपीय देशों में एक बार फिर से दोस्तों कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ने की घटनाएं हो रही है। और कुल मिला के दोस्तों हम बात करें चीन की, तो चीन में कल 5000 से अधिक मामले आए हैं, जबकि भारत में 2500 के करीब आए हैं। भारत से लगभग दुगने मामले चीन में आए हैं, तो इसकी बात जरूरी है। और 30,799 मामले हमारे सक्रिय रहे हैं और राजस्थान में मात्र 70 मामले आए हैं। तो कुल मिला के ये कोरोना का लगभग आंकड़ा है। और दोस्तों आज 17 मार्च है और 17 मार्च को 1962 में दोस्तों भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्मदिवस है। और इसके अलावा दोस्तों 17 मार्च को आज ही 1990 में बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का भी जन्मदिवस है। और 17 मार्च को आज ही के दिन दोस्तों 1994 को 28 साल पहले रूस ने नाटो की एक प्रकार से शक्ति सहयोग योजना में शामिल होते हुए उसकी सदस्यता ली थी। और जो आज लड़ाई चल रही है दोस्तों वो भी नाटो के साथ एक प्रकार से द्वंद्व चल रहा है। यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रही है, लेकिन नाटो देश इसमें पूरी भागीदारी निभा रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम आसपास की खबरों का भी अध्ययन करेंगे। आज आपको बताएं दोस्तों, बलवान पूनिया ने कल विधानसभा में एक भादरा क्षेत्र का पानी निकासी का मामला भी उठाया। और दोस्तों जिस प्रकार से बलवान पूनिया ने पानी का मुद्दा उठाया वो बहुत अच्छी तरह से मुद्दा उठाया, लेकिन उसके साथ में ही बलवान पूनिया ने ये भी बताया कि पहले जो सीवरेज की कंपनी थी राविल, दोस्तों उस कंपनी द्वारा 7 वार्डों में जो सीमेंट के ही अलग तरह के बने पाइपों का जिक्र किया, लेकिन वो पाइप सीमेंट के बने नहीं थे, वो मिट्टी के बने पाइप थे दोस्तों। जो 7 वार्डों की बलवान पूनिया चर्चा कर रहे थे विधानसभा में। और वो 7 वार्डों में दोस्तों जो पुराना 11 नंबर और ये वार्ड थे, जो अब 17, 18, 19 नंबर वार्ड करीब बोले जाते हैं, इन वार्डों के इर्द गिर्द वो पाइपलाइन बिछाई गई थी सीवरेज की राविल द्वारा। दोस्तों राविल का ठेका बाद में कैंसिल करके रुडसिको को दे दिया और अभी रुडसिको ही कर रहे हैं। और बलवान पूनिया का कहना है कि वो उन पाइप जो 7 वार्ड थे उनमें भी वो पाइप उखाड़कर उनकी जगह रुडसिको द्वारा जो अब अच्छे और क्वालिटी वाले पाइपों का इस्तेमाल किया जा रहा है भूमि में दाबने के लिए, तो दोस्तों वो यूज करें और ऐसी व्यवस्थाएं हो। तो ये मांग भी की गई। और साथ में एक ऐसा भी हास्यपद दृश्य ये आया जब पार्टी कार्यालय, सीपीएम की पार्टी कार्यालय के लिए पूरे राजस्थान में बलवान पूनिया ने मांग की कि तहसील स्तर पर उनका एक कार्यालय का आवंटन हो। वो बेशक नगर पालिका द्वारा आवंटन किया जाता है, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं हो, इसकी भी मांग बलवान पूनिया द्वारा की गई। इसके अलावा दोस्तों हम चर्चा करें तो गोगामेडी पुलिस की एक कार्रवाई चिट्टे के विरुद्ध है। 19 ग्राम चिट्टा सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और दोनों ही गिरफ्तार किए गए युवक जो है परलीका के रहने वाले हैं। उनके नाम बताऊं तो सोनू पुत्र अगरसेन और रोहतास पुत्र राम कुमार, ये इन दोनों के पास से दोस्तों 19 ग्राम चिट्टा जो है वो बरामद किया गया। और इस टीम में गोगामेडी पुलिस टीम की ये कार्रवाई। और दोस्तों इसके साथ विशेष सहयोगी डीएसटी टीम सेक्टर 9 की रही, जिसमें प्रभारी प्रवीण शोराण के अलावा दोस्तों राजपाल लेगा और भजनलाल सहारण, सुभाष कुमार, रोशन लाल, विकास, अमित कसवा और जोराराम, इसके अलावा दोस्तों कई अन्य टीम साथी भी इसमें रहे। दोस्तों हम बात करते हैं आज जिस प्रकार से होली की रामनवमी नेतागण कर रहे हैं। आज 17 मार्च को
होली धूमधाम से क्षेत्र के लोगों द्वारा मनाई जा रही है। और दोस्तों बड़ी संख्या में आज बाज़ारों में रौनक देखी गई और 2 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि होली के त्यौहार पर इस प्रकार की रौनक देखी गई, क्योंकि दोस्तों 2 साल हमारे कोरोना में बर्बाद हो गए और कोरोना के डर से भय से दोस्तों लोग दुकान में रंग आदि सजाना तो दूर, दुकान खोलना भी बहुत दुष्कर हो गया था। और लोगों के लिए दोस्तों अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए भी और अपना बिजनेस व्यापार को बचाए रखना भी एक बहुत कठिन काम हो गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कोरोना की लहर जा चुकी है, अब सब कुछ पटरी पर लौट आया और अर्थव्यवस्थाएं भी एक प्रकार से चलने लगी है। तो कुल मिला के दोस्तों हम बताएं तो आज अच्छी खासी भीड़ बाजारों में देखी गई और रंगों की दर्जनों दुकानें सजी हुई दिखाई दी और विशेषकर बच्चों में आज जो होली का त्यौहार है वो ज़्यादा खेलते हुए बच्चे दिखाई दिए, लेकिन बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग भी होली के त्यौहार में शरीक हो रहे हैं और रंगों से गुलाल से होली खेलते हुए दिखाई दिए। तो कुल मिला के दोस्तों जो रामनवमी करते हुए नेतागण लोगों को आपने देखा, उनसे एक राजनीतिक संदेश जरूर हमारे क्षेत्र में जा रहा है। कोई तो 3, 4, 5 कार्यकर्ताओं के साथ ही रामनवमी करता हुआ दिखाई दिया, दुकानदारों के साथ मोहल्ले में। ये एक मैसेज देना होता है पूरी तहसील में, इसका विधानसभा में इसका मैसेज जाता है कि ये नेता फला नेता सक्रिय है। और शक्ति प्रदर्शन भी दोस्तों इन अवसरों पर नेताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन आज ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। सुखदेव सिंह शेखावत के साथ जरूर कुछ सैकड़ों की संख्या में लोग रहे, लेकिन सभी अपने अपने रूटीन के हिसाब से रामनवमी करते हुए देखे गए। लेकिन सुखदेव सिंह शेखावत की रामनवमी दोस्तों एक अलग ही मैसेज, एक संदेश देती हुई प्रतीत हो रही थी। और जैसा कि हमने एक अलग वीडियो भी बनाया है उनका, आप देखिएगा, उनसे विशेष वार्ता थी और बहुत से सवालों के जवाब भी है। और उनका क्या जवाब दिया सुखदेव सिंह शेखावत ने, ये आप जरूर देखिएगा, अंदाज़ा लगाइएगा इससे आने वाले समय में क्या राजनीतिक भूमिका सुखदेव सिंह शेखावत भादरा क्षेत्र में निभा रहे हैं या निभाने जा रहे हैं और क्या मंशा रखते हैं। तो ऐसा उन्होंने कुछ क्लियर किया है, लेकिन ज़्यादा क्लियर तो उन्होंने नहीं किया। हम अगर आपको बताएं तो दोस्तों सुखदेव सिंह संभवतः स्वयं चुनाव ना लड़े, क्योंकि उन्होंने बार बार अपने इंटरव्यू में भी कहा कि मैं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से राष्ट्रीय पद से इस्तीफा देकर अध्यक्ष पद से फिर चुनाव लड़ सकता हूं, इसके ऊपर किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर चुनाव लड़ सकता हूं, लेकिन इस पद पर रहते हुए मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो एक राजनीतिक संगठन नहीं है, सामाजिक संगठन है। तो ये इनकी बातों में कुछ दम नजर आया। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं तो संभवतः वो अपनी धर्मपत्नी शीला शेखावत को बसपा की टिकट से भी चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना इसलिए मैं कम मानता हूं क्योंकि बसपा स्वयं दोस्तों उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा की सीटों पर सभी से चुनाव लड़ते हुए मात्र 1 सीट जीतने पर कामयाब रही, तो दोस्तों अदर स्टेटों में, बाहरी स्टेटों में फिर क्या उम्मीदवार बसपा पार्टी खड़ी कर पाएगी। और ऐसा नहीं है, राजस्थान में जरूर 5-7 विधायक बसपा के सदैव जीतते रहे हैं, पीछे भी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो इस बार भी संभवतः हो सकता है बसपा यहाँ टिकट जारी करे। और बसपा का जनाधार है दोस्तों, उनका एक वोट बैंक है, दलित वर्ग उनके साथ आज भी बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के सुखदेव सिंह शेखावत के पर्सनल निजी तौर पर हम मान सकते हैं, उनके समर्थक, उनसे जुड़े रहने वाले लोग, उनसे मिलने वाले लोग, उनसे परिचित रहने वाले लोग, उनके समर्थक है वो बड़ी संख्या में यहाँ क्षेत्र में है। तो वो अगर चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं या अपनी धर्मपत्नी को लड़ाते हैं, तो कुल मिला के यहाँ के समीकरण है, चुनावी समीकरण वो बिगड़ सकते हैं, वो नए समीकरण बन सकते हैं। क्या हो सकता है, एसपी सिंह भी अभी पूरी तहसील में घूम रहे हैं और दोस्तों वो कांग्रेस की टिकट भी मांग रहे हैं और कहीं कहीं भाजपा की टिकट के प्रयास में भी लोगों की अगर चर्चाओं का माने तो दोस्तों उनकी तरफ भी है। ये बोलकर नहीं कह रहे हैं वो, लेकिन संजीव बेनीवाल है वो निरंतर अपने काफिले को बढ़ाते जा रहे हैं, अपने समर्थक ताकत को बढ़ाते जा रहे हैं और अपना चुनावी अभियान एक प्रकार से वो बारामासी जारी रखते हैं। और वो भाजपा की टिकट के प्रबल दावेदार भी है। बलवान पूनिया है, वो भी विधायक है क्षेत्रीय, जो योजनाएं हैं उनके शिलान्यास करने, उनका उद्घाटन करने और कामकाज करवा रहे हैं। उनके 3.25 साल लगभग पूरे हो चले हैं। आगे वो कांग्रेस की टिकट लेते हैं या सीपीएम से चुनाव लड़ते हैं या क्या करते हैं, ये समझौते में टिकट जाती है या किस प्रकार से होगा,
किस करवट ऊंट बैठेगा दोस्तों, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा जयदीप डूडी है दोस्तों, कांग्रेस की टिकट की मांग कर रहे हैं। बजरंग सारणे एक युवा नेता उभरते हुए बहुत शानदार नेता है दोस्तों, उनका भी काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बहुत से मंझले नेता भी हैं, वो चुनावों की ताल ठोकने जा रहे हैं। कार्तिक डूडी है, अजीत बेनीवाल है, और भी कई नाम हैं। कुल मिला के 8-10 लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। अभी ऐसा एक संभावित भविष्य का बेल्ट पेपर बनता हुआ आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव का दिखाई देता है, लेकिन पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों। एंड टाइम पर जो अंतिम समय होता है उसमें बहुत से ऐसे भी प्रत्याशी है जो अपना नाम वापस ले लेते हैं। और जैसा कि राजीव कुशवाहा थे, बहुत बड़ा नाम था दोस्तों, जब 2013 में सभी टिकट मांग रहे थे, करीब 14 दावेदार थे, और अचानक उनका नाम जो है बहुत ज़्यादा आगे तक भी चला था, लेकिन वो कुल मिला के चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। और दोस्तों ऐसा भी होता है, चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात है। और भादरा जैसे क्षेत्र में दोस्तों जो राजनीतिक का एक प्रकार से गढ़ रहा हो, नेताओं की नगरी रहा हो, ऐसे क्षेत्र में चुनाव लड़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर ये सामने आता है। और देखते हैं दोस्तों क्या रहता है क्या नहीं रहता है। लेकिन नेताओं की रामरमी ने एक राजनीतिक मैसेज दिया है कि ये फला नेता है, वो कुछ ना कुछ कर सकता है अपने परिवार का या खुद का, यहाँ कुछ ना कुछ राजनीति में वजूद बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी ताल भी ठोक सकते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में। तो ये दोस्तों नेताओं की यहाँ रामरमी रही जो आपने देखी। इसके अलावा होली का त्यौहार है, आपको एक बार पुनः दोस्तों साफ संदेश के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। अब हम रूस और यूक्रेन की अपडेट भी आपको बताएंगे। तो रूस का और यूक्रेन के युद्ध का दोस्तों लगभग 22वां दिन है, अभी भी कोई डिसीजन नहीं दोस्तों। 22वां युद्ध का दिन है और अभी भी युद्ध है जो रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। और रूस ताबड़तोड़ बमबारी रूस ने पिछले 2-3 दिनों में की है। और दोस्तों बमबारी का स्केल जो है वो एकाएक बढ़ा दिया है और बहुत से बड़े बड़े दर्जनों शहर है पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। आजकल जो सोशल मीडिया पर फोटोएं आ रही है दोस्तों, पिक्चर जो आ रही है वो नेट से ऊपर से एक प्रकार से स्टेलाइट से ली हुई पिक्चरें हैं और उनमें शहरों की बर्बादी एक तरफ एक प्रकार से साफ साफ उसमें दिखाई देती है कि किस प्रकार से बमबारी करके रूस ने यूक्रेन के तमाम शहरों को ख़त्म कर दिया है। लेकिन जेलेंस्की है यूक्रेन के राष्ट्रपति कि अभी तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। लगता है कि उन्होंने अपने पूरी की पूरी देश की सेनाओं को मरवाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। दोस्तों ऐसा अगर देखा जाता है कि नागरिकों की जहां मौतें होने लगती है, आप याद कीजिए दूसरा विश्व युद्ध दोस्तों, जापान में जब नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया था, उस समय जापान जीत रहा था, अमेरिका के ऊपर लगभग आधे से अधिक अमेरिका के ऊपर कब्जा कर लिया था और जापान अग्रिम पंक्ति में था। लेकिन अचानक हुए इस परमाणु हमले की वजह से जापान ने सरेंडर कर दिया दोस्तों, युद्ध एक प्रकार से विराम कर दिया और उस युद्ध को एक प्रकार से अमेरिका को विजयी मान लिया गया। तो दोस्तों ये चीज़ें होती है और यहाँ तो नागरिक मर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से, शहर बर्बाद हो रहे हैं, सारा का सारा बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो चुका है यूक्रेन का। लेकिन जेलेंस्की है जो नाटो देशों के चक्रों में आकर दोस्तों अपने देश को बर्बाद करने पर तुले है। दोस्तों इतनी बर्बादी अगर 5-7-10 दिन